मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष की अवधारणा की व्याख्या के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। न्याय दर्शन भारतीय तर्कशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय दर्शन में तर्क की स्थापना और उसके विकास के में न्याय दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। न्याय दर्शन ने जो परंपरा शुरू की, उसी का अनुसरण अन्य दार्शनिक करते हैं। न्याय दर्शन तर्कशास्त्र के लिए ज्ञान मीमांसा को भी आवश्यक मानता है। इसलिए वह ज्ञान के स्वरूप और उनके स्रोतों की समीक्षा करता है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान या बुद्धि वस्तुओं को प्रकाशित करती है, अर्थात वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है। यह व्यावसायिकत्व लक्षण का होता है, अर्थात बढ़ने वाला होता है। एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान, दूसरे ज्ञान से तीसरा ज्ञान और तीसरे ज्ञान से चौथा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान न्याय दर्शन के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक स्मृति ज्ञान और दूसरा अनुभव ज्ञान। स्मृति ज्ञान संस्कारगत होता है। इसमें बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे मन में पहले से संस्कारों के कारण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान से प्राप्त ज्ञान के कारण जो स्मृति होती है, वही जब अभिव्यक्त होती है तो उसे स्मृति ज्ञान कहा जाता है। स्मृति ज्ञान अगर बाह्य वस्तु के अनुकूल होती है तो उसे यथार्थ स्मृति कहा जाता है, और अगर वह बाह्य वस्तु के अनुकूल नहीं है तो उसे अयथार्थ स्मृति कहा जाता है। अनुभूति अर्थ का प्रतिनिधित्व करने वाला ज्ञान है, अर्थात अर्थ का मतलब होता है द्रव्य, गुण और कर्म। द्रव्य और गुण के कारण जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम अनुभूति ज्ञान कहते हैं। अनुभूति ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक प्रमा और दूसरा अप्रमा। प्रमा के अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द आते हैं। अप्रमा के अंतर्गत संशय, विपर्यय और तर्क आते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन स्रोत होते हैं, तीन साधन होते हैं, तीन घटक होते हैं या तीन अवयव होते हैं। एक प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। प्रमाता मतलब जानने वाला, प्रमेय मतलब जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और प्रमाण का मतलब ज्ञान का साधन। प्रत्यक्ष का प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है, अर्थात प्रत्यक्ष को प्राप्त करने के लिए जो साधन प्रयुक्त होता है उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमान के लिए जो साधन प्रयुक्त होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं।
शब्द के लिए जो साधन प्रयुक्त होता है उसे शब्द प्रमाण कहते हैं, और उपमान के लिए जो साधन प्रयुक्त होता है उसे उपमान कहते हैं, उपमान प्रमाण कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमा और प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों में प्रत्यक्ष समान रूप से रहता है, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में भी, प्रमा के रूप में भी प्रत्यक्ष ही कहा जाता है, और प्रमाण के रूप में अर्थात ज्ञान के साधन के रूप में प्रत्यक्ष ही कहा जाता है। लेकिन अनुमिति के साधन को अनुमान प्रमाण कहा जाता है। शब्द के साधन को शाब्दिक प्रमाण कहा जाता है और उपमान के साधन को उपमान प्रमाण कहा जाता है। अब हम प्रत्यक्ष प्रमाण पर विचार करते हैं। प्रमाण प्रमा के कारण को कहते हैं और जिसके माध्यम से हम प्रमा को जानते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हम प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण एक साक्षात प्रमाण है, यह किसी अन्य प्रमाण पर आधारित नहीं है। यह जैसे अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित है, शब्द दूसरे के प्रत्यक्ष पर आधारित है, और उपमान भी प्रत्यक्ष पर ही आधारित ज्ञान है, जिसमें सादृश्य के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष एकमात्र ऐसा प्रमाण है जो स्वतंत्र रूप से प्रत्यक्ष पर ही निर्भर करता है, स्वयं पर निर्भर करता है। इसको सब न्याय सूत्र में परिभाषित करते हुए बताया गया है कि इंद्रियार्थजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और वस्तु के संपर्क से। और इंद्रिय का मतलब होता है शरीर में जो जानने की क्षमता होती है उसे इंद्रिय कहा जाता है। अर्थ का मतलब होता है द्रव्य, गुण और कर्म, अर्थात कोई वस्तु। इस तरह इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। यह अन्य किसी ज्ञान के कारण उत्पन्न नहीं होता है, यह साक्षात लक्षण वाला होता है, इसमें साक्षात्कारित्व होता है। इसीलिए गंगेश उपाध्याय ने प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्व लक्षणम कहा है। प्रत्यक्ष के 3 घटक होते हैं, इंद्रिय, अर्थ और सन्निकर्ष। इंद्रिय शरीर का गुण है, शरीर से संयुक्त ज्ञान का करण को इंद्रिय कहा जाता है। वैसी वस्तु, वैसा द्रव्य या वैसा गुण या वैसा कर्म जो ज्ञान का साधन बनता है, जिसे जाना जाता है, उसे अर्थ कहा जाता है। और इंद्रिय और द्रव्य गुण कर्म के संबंध को सन्निकर्ष कहा जाता है। अर्थात इंद्रिय जब किसी द्रव्य से, किसी गुण से या किसी कर्म से संबंधित होती है तो उसे सन्निकर्ष कहा जाता है, और इस सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। सन्निकर्ष, जैसा कि हम जानते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय और अभाव वैशेषिक और न्याय में 7 पदार्थ माने गए हैं।
साथ इनका द्रव्य को छोड़ करके बाकी 6 जो हैं उनको जानने के लिए संयोग समवाय, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, संवेद समवाय और विशेष विशेषण गुण, विशेष विशेषण भाव के माध्यम से सन्निकर्ष होता है। अर्थात द्रव्य और इंद्रिय का संयोग होता है, द्रव्य और गुण का संयुक्त समवाय होता है, द्रव्य और गुण की जाति का संयुक्त संवेद समवाय होता है और इसी तरह से अभाव को जानने के लिए विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है। सन्निकर्ष एक विशद अवधारणा है जिसकी अलग से चर्चा की जाएगी। अब हम प्रत्यक्ष के प्रकार पर विचार कर लेते हैं। प्रत्यक्ष 2 प्रकार के माने गए हैं, एक लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष वैसे प्रत्यक्ष को कहा जाता है जिसमें इंद्रिय और ज्ञेय वस्तु, जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं, जिस द्रव्य को जानना चाहते हैं, जिस गुण को जानना चाहते हैं या जिस कर्म को जानना चाहते हैं, उसके सामान्य संबंध, सामान्य संपर्क को हम के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे लौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। लौकिक प्रत्यक्ष पुनः 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य प्रत्यक्ष और एक मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष वैसे प्रत्यक्ष को कहा जाता है जिसमें इंद्रिय और ज्ञेय वस्तु दोनों का बाह्य संपर्क होता है। इसमें अर्थ या ज्ञेय वस्तु या द्रव्य गुण कर्म या अन्य कोई वस्तु बाहर होती है। शरीर के बाहर जो वस्तुएं पाई जाती हैं उनके साथ जब इंद्रिय का संपर्क होता है, सामान्य संपर्क होता है, तो उसे बाह्य प्रत्यक्ष कहा जाता है। हमारे शरीर में मन भी एक इंद्रिय है। न्याय दर्शन मन को भी एक इंद्रिय मानता है, वह भी संयुक्त होता है। हमारे अंदर जो भावनाएं, सुख दुख इत्यादि होते हैं उसे मन के द्वारा जाना जाता है। मन और सुख दुख या अन्य भावनाओं का संबंध आंतरिक प्रत्यक्ष द्वारा होता है। इस तरह के प्रत्यक्ष को मानस प्रत्यक्ष कहा जाता है। बाह्य प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है, एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, दूसरा सविकल्पक प्रत्यक्ष और तीसरा प्रत्यभिज्ञ। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष वैसे प्रत्यक्ष को कहा जाता है जिसमें हम किसी गुण को जानते हैं। सामान्यतः एक गुण को जानने के बाद हम किसी ज्ञेय वस्तु के बारे में या जिस गुण को जानते हैं उसका नाम नहीं दे पाते हैं। यह कुछ हद तक अस्पष्ट ज्ञान है। जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं और देर से पहुंचते हैं, तब तक अंधेरा हो चुका होता है और हमें अपने सीट पर बैठा दिया जाता है। हम देखते हैं कि बगल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, केवल उसका आकार स्पष्ट हो पाता है। इस आधार पर हम उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाते हैं या उसको नाम नहीं दे पाते हैं, उसका नाम नहीं जानते। इसी तरह से हम किसी एक गुण को का जब प्रत्यक्ष करते हैं तो उसका नाम नहीं दे पाते हैं, तो इसे हम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। जेम्स ने इसे नॉन वर्बल स्टेज ऑफ कॉग्निशन कहा है या सेंसेशन कहा है। सामान्य मनोविज्ञान में
इसे सेंसेशन कहा गया है। सविकल्पक प्रत्यक्ष वैसे प्रत्यक्ष को कहा जाता है जिसमें इंद्रिय और वस्तु का इस रूप में संपर्क होता है कि उससे स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। हम वस्तु के गुणों को देखते हैं, वस्तु के आकार को देखते हैं, वस्तु के द्रव्य को देखते हैं और वस्तु के कर्म को देखते हैं। इसके आधार पर हम वस्तु को एक नाम दे पाते हैं। जब हम किसी प्रत्यक्ष के आधार पर वस्तु को एक नाम दे सकते हैं तो वैसी अवस्था में हम वस्तु को के ज्ञान को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का एक तीसरा स्तर है, इसको प्रतिभिज्ञा कहा जाता है। प्रतिभिज्ञा में हम पूर्व में देखी गई किसी वस्तु को पुनः देखते हैं और उसे पहचान जाते हैं, तो इस तरह के ज्ञान को प्रतिभिज्ञा कहते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष तीन तरह अलौकिक प्रत्यक्ष वैसे प्रत्यक्ष को कहा जाता है जिसमें इंद्रिय और अर्थ, द्रव्य, गुण या कर्म का संपर्क विलक्षण ढंग से होता है, अलौकिक ढंग से होता है। इसमें इंद्रिय और वस्तु का सामान्य संबंध नहीं होता है। जैसे हम किसी गाय को देखकर गोत्व की कल्पना करते हैं, मनुष्य को देखकर मनुष्यत्व की कल्पना करते हैं। इस तरह के प्रत्यक्ष को हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष वैसे प्रत्यक्ष को कहा जाता है जिसमें हम किसी व्यक्ति विशेष को देखकर एक वस्तु को देखकर उसके सामान्य को पहचान जाते हैं। जैसे गाय को देखकर हम गोत्व को समझ जाते हैं, तो गोत्व सामान्य और इंद्रिय का संपर्क सामान्य संपर्क नहीं है। इस तरह के संपर्क को सामान्य लक्षण संपर्क कहा जाता है और इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष वैसे प्रत्यक्ष को कहा जाता है जिसमें इंद्रिय द्वारा किसी विशेष विषय का प्रत्यक्ष होता है। जैसे आँख द्वारा रूप का, कान द्वारा शब्द का, नाक द्वारा गंध का, जीभ द्वारा रस का, त्वचा द्वारा स्पर्श का। परंतु किसी भी इंद्रिय को किसी दूसरी के विषय में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। आँख द्वारा शब्द का या गंध का ज्ञान नहीं होता है, नाक द्वारा रंग का ज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन यह एक सामान्य अवस्था है जिसमें एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय के गुण का प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। जैसे हम हरी घास देखते हैं और समझ जाते हैं कि हरी घास है तो मुलायम होगी। जैसे थाली में परोसा गया खाना देखने में सुंदर लगता है तो हम समझ जाते हैं कि खाना स्वादिष्ट होगा। खाने के सुगंध से हम समझ जाते हैं कि यह खाना स्वादिष्ट होगा। इसमें हम आँख द्वारा हरियाली को देखते हैं, लेकिन हरियाली और लहलहाता हुआ देखकर हमें लग जाता है कि यह घास मुलायम है। इसी तरह भोजन का रंग रूप देख करके हमको लगता है कि भोजन अच्छा है
उसका सुगंध देख करके हम यह जान जाते हैं कि इसका स्वाद अच्छा है। यहाँ आँख से हम कोमलता का संपर्क साध लेते हैं, हम आँख से जिह्वा का संपर्क के गुण का संपर्क साध लेते हैं, और उसी तरह गंध से हम जिह्वा का अर्थ गुण जो है उसका संपर्क साध लेते हैं। अर्थात जो वस्तु या द्रव्य या गुण दूसरे इंद्रिय से एक इंद्रिय से संपर्क में नहीं एक इंद्रिय से संपर्क में नहीं आती है, बल्कि वो दूसरे इंद्रिय से ज्ञात हो जाता है, तो इस तरह के ज्ञान को ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसमें एक इंद्रिय के माध्यम से दूसरे इंद्रिय के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान अलौकिक प्रत्यक्ष का तीसरा प्रकार योगज प्रत्यक्ष है। ऐसा न्याय दर्शन में ऐसा माना गया है कि योग साधना के कारण व्यक्ति देश काल की सीमा को पार कर जाता है। उसके लिए देश या काल कोई अर्थ नहीं रखते हैं, बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के बातों को जान सकता है। वह नज़दीक या दूर किसी भी बात को साक्षात अनुभूत कर सकता है। इस तरह योगज प्रत्यक्ष में योगी सब कुछ जान सकता है। इसमें किसी तरह की बाधा नहीं आती है। यह साक्षात लक्षण वाला होता है। साक्षात्कारित्व चूंकि प्रत्यक्ष का लक्षण है, इसलिए योगज प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष की एक श्रेणी में रखा गया है। योगज प्रत्यक्ष की दो अवस्थाएं होती है, एक युक्त योगज प्रत्यक्ष और दूसरा योंजान योगज प्रत्यक्ष। युक्त योगज प्रत्यक्ष वैसे प्रत्यक्ष को कहा जाता है जिसमें युक्त योगी को ज्ञान प्राप्त होता है। युक्त वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो योग में पूर्णता प्राप्त कर चुका है। ऐसे व्यक्ति को किसी सब तरह का ज्ञान एक साथ होता है, वह सर्वज्ञ होता है। उसको इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह व्यक्ति को बिना देखे समझ जाता है और किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती है। योंजान योगज प्रत्यक्ष वैसे प्रत्यक्ष की अवस्था को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति योग में प्रवीण तो होता है परंतु पूर्ण नहीं होता है। उसके लिए योग एक साधन है जिसके माध्यम से वह इंद्रिय और वस्तु के बीच, मन और वस्तु के बीच के आने वाली बाधाओं को हटा सकता है। इसके लिए उसे ध्यान करना पड़ता है। ध्यान की अवस्था में बैठने पर वह किसी भी वस्तु को जान सकता है, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है, साक्षात अनुभव कर सकता है। उसके लिए सारी बाधाएं हट जाती हैं, परंतु इसके लिए उसे अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के स्वरूप और उसके प्रकार पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, परंतु गंगेश उपाध्याय ने प्रत्यक्ष की इस अवधारणा में कुछ कमियां दिखाई हैं, आलोचनाएं की हैं और उसके आधार पर फिर उसमें संशोधन किया है। उनके अनुसार ज्ञान की परिभाषा में दोष है। गौतम ऋषि ने अपने न्याय सूत्र में
अनुमान को इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान का है। लेकिन मन को भी एक इंद्रिय माना गया है। मन को इंद्रिय मानने के कारण यह परिभाषा दोषपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अनुमान, शब्द और उपमान भी मन से संबंधित होते हैं। अनुमान की वस्तु भी मन के द्वारा ही जानी जाती है। शब्द की वस्तु अर्थात अर्थ मन के द्वारा ही जाना जाता है, और उपमान में भी हम मन से संबंधित होकर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष है। इसी तरह इस परिभाषा में अव्याप्ति दोष या टू नैरो डिफिनीशन फैलिसी भी है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान मानने पर मानना पड़ेगा कि बिना इंद्रिय के ज्ञान नहीं होगा, परंतु ऐसा माना जाता है कि ईश्वर को कोई इंद्रिय नहीं है। ईश्वर निःशरीरी है और इंद्रिय शरीर का ही भाग है। ऐसे में ईश्वर को कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा माना जाता है कि ईश्वर को सब कुछ प्रत्यक्ष दिखता है, अर्थात उसे साक्षात ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ साक्षात रूप से जानता है। ऐसे में इसमें अव्याप्ति दोष हो जाता है। इसी तरह गंगेश उपाध्याय ने अनुमान की परिभाषा में चक्रक दोष भी बताया है। चक्रक दोष उसे कहा जाता है जिसमें जिस वस्तु को हम परिभाषित करते हैं उसे हम पहले से मान लेते हैं और उसके आधार पर हम दूसरी वस्तु को प्रमाणित करते हैं। जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान में हम इंद्रिय और वस्तु के संयोग से प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, और इंद्रिय को परिभाषित करते समय हम यह बताते हैं कि जो प्रत्यक्ष का कारण है वह इंद्रिय है। इस तरह हम प्रत्यक्ष को इंद्रिय के माध्यम से और इंद्रिय को प्रत्यक्ष के माध्यम से परिभाषित करते हैं। इसलिए इस परिभाषा में चक्रक दोष है। अतः इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम अपर्याप्त परिभाषा है। इसके जगह पर प्रत्यक्ष साक्षात्कारित्व लक्षणम को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दर्शन में अनुमान के स्वरूप और प्रकार पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जो अपने आप में मौलिक अवधारणा है। प्राचीन काल में इस तरह की अवधारणा भारतीय दर्शन में न्याय में ही पाई जाती है। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ योगज प्रत्यक्ष को छोड़ करके बाकी सभी प्रत्यक्ष की अवधारणाएं आज भी स्वीकृत और मान्य हैं। इसे आज भी प्रासंगिक माना जाता है। इसलिए न्याय दर्शन की प्रत्यक्ष की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। धन्यवाद। बाबू।